अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थोड़ा सा टफ टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स बनाकर इस टॉपिक में जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनको इजी वर्डिंग में डिस्कस कर दिया जाए। बेटा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले हमें आर सी सीरीज सर्किट के बारे में जानना पड़ेगा। आर सी सीरीज सर्किट कि आर सी सीरीज सर्किट क्या होता है। जी बेटा, निहायत सिंपल, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर आर, कैपेसिटर सी सीरीज में जुड़े हों और इनको ड्राइव किया जाए किसी वोल्टेज या करंट सोर्स से, तो ऐसा सर्किट आर सी सीरीज सर्किट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन बेटा यहां लिखता हूं, अ सर्किट विच consists of resistor of resistance R, capacitor of capacitance C connected in a सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और इनको ड्राइव किया गया है, ड्रिवन बाय अ वोल्टेज सोर्स। तो ये बेटा सर्किट कौन सा कहलाएगा? आर सी सीरीज सर्किट। यहां पर बेटा समझिएगा, इन तमाम चीजों को भूल जाएं, बी एस ए, इन तमाम को फिलहाल भूल जाएं। ये बेटा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी, ये रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया और इन दोनों को अटैच किया गया एक वोल्टेज सोर्स से। तो ये वाला सर्किट कौन सा कहलाएगा? आर सी सीरीज सर्किट। और बेटा, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो सर्किट इस्तेमाल होगा वो आर सी सीरीज सर्किट है। यहां तक क्लियर है बात बेटा? हमने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन किया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ा। उसमें बेटा जो डायग्राम बनाई थी उसमें जस्ट कैपेसिटर अटैच था। इवन एनर्जी स्टोर में, इवन कैपेसिटर जब चार्ज होता है तब भी, लेकिन हकीकत में कैपेसिटर के साथ रेसिस्टर अटैच होता है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में। होप सो यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पॉइंट चार्जिंग डिस्चार्जिंग में आपने आर सी सीरीज सर्किट को क्लियर करना है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस कंपोनेंट के थ्रू होगी? वो कंपोनेंट रेजिस्टर है। कैपेसिटर का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना जिस कंपोनेंट के थ्रू होगा वो बेटा रेजिस्टर है, जिसकी रेजिस्टेंस यहां पर आर दी गई है। अभी मैं इसको समझाता हूं क्यों रेजिस्टर है। देखिए बेटा, कैपेसिटर जब मुकम्मल चार्ज हो जाता है तो चार्जिस का फ्लो मतलब करंट रुक जाता है।
जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो करंट का फ्लो, मतलब चार्जेस का फ्लो रुक जाता है। अब चार्जेस के फ्लो को रेजिस्टेंस करेगी। इस वजह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जिस कंपोनेंट के थ्रू होगी वो क्या है हमारे पास इस सर्किट में? रेसिस्टर। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर is done through resistor R। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। बेटा ये फिर मैं जितनी बातें लिखूंगा इन सर्किट डायग्राम से इनकी वजाहत भी करेंगे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, समझिएगा। कैपेसिटर कितनी तेजी से चार्ज होगा, कितनी तेजी से डिस्चार्ज होगा, कितना स्लो चार्ज होगा, कितना स्लो डिस्चार्ज होगा, यह डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट पर। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अगर टाइम कांस्टेंट कम होगा, मतलब रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट कम होगा, तो मोर रैपिड चार्जिंग होगी, मोर रैपिड डिस्चार्जिंग होगी। समझे? टाइम कांस्टेंट कम मतलब आरसी का प्रोडक्ट कम, तो चार्जिंग रैपिड होगी, डिस्चार्जिंग भी रैपिड। और अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा तो स्लो चार्जिंग, स्लो डिस्चार्जिंग। इसको बेटा समझने की घर से यूं बता दें, जब आप अपना सेल फोन चार्ज करते हैं तो एक चार्जर आप जो यूज करते हैं वो आपका सेल फोन 3 घंटे में चार्ज करता है, और उसकी रिप्लेसमेंट में एक और चार्जर 1.5 घंटे में चार्ज करता है। तो टाइम किसका कम है? 1.5 घंटे वाले का। उसकी चार्जिंग क्या है? ज्यादा। समझ आ रही है? तो यहां पर बेटा आप इसको लिख लें, हाउ फास्ट और हाउ स्लो a capacitor is charging and discharging किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटा? टाइम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस C and resistance R is known as टाइम कांस्टेंट। इसको हम बेटा टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं और इसको ग्रीक वर्ड टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। होप सो यहां तक बात मुकम्मल क्लियर हो गई होगी। आरसी सीरीज सर्किट को डिस्कस किया, फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती किस कंपोनेंट के थ्रू है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फास्ट होगी, स्लो होगी, डिपेंड किस पर करेगा, उसको हम नाम क्या देते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। ये बेटा आपके एनुअल एग्जाम की डिमांड के मुताबिक मैं पॉइंट्स बनाकर डिस्कस कर रहा हूं। टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने के बाद मैं बेटा इसकी जो डेफिनेशन लिखूंगा उसका प्रूफ भी करूंगा। आपको समझाने के लिए
इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों टाइम कांस्टेंट की ये डेफिनेशन आई है। वो बेटा हम इन ग्राफ की मदद से समझेंगे और टाइम कांस्टेंट के हवाले से जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आ सकते हैं फर्दर जाकर बहुत इंपॉर्टेंट उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस टाइम कांस्टेंट के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब टाइम कांस्टेंट क्या है? वो टाइम जो कैपेसिटर को 63% तक चार्ज स्टोर करने के लिए चाहिए, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। देखिए, मैक्सिमम चार्ज का 63% तक प्लेट्स पर डिपॉजिट होने के लिए कैपेसिटर को जो टाइम रिक्वायर होता है उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहां पर 63% यूज क्यों हो रहा है, बाकी कोई डिजिट क्यों नहीं यूज किया, तो इसको बेटा हम एंड पर डिस्कस करेंगे कि यहां पर 63% स्पेसिफिकली क्यों यूज हो रहा है। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन लिखते हैं, टाइम रिक्वायर बाई कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं 63%, जब 0.63 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज Q0। मैक्सिमम बेटा Q0 है, इसका 63% तक डिपॉजिट करने में जो टाइम चाहिए कैपेसिटर को वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसकी बेटा सेकंड डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, वो क्या है, टाइम रिक्वायर टू चार्ज द कैपेसिटर to 63% of applied voltage। अप्लाइड वोल्टेज का 63% तक चार्ज होने में कैपेसिटर को जो टाइम चाहिए उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं। होप सो यहां तक बात बेटा मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, और 63% इसमें क्यों यूज हो रहा है इसको मैं अभी बताऊंगा। और याद रख लें, टाइम कांस्टेंट को वन टाइम कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। टाइम कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, वन टाइम कांस्टेंट। अब बेटा नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सर्किट होता कैसा है, उसके बाद कैपेसिटर की चार्जिंग का सर्किट क्या होगा, फिर कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का सर्किट क्या होगा, फिर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का ग्राफ समझेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कलेक्टिव सर्किट, उसके बाद उस सर्किट को कैसे अरेंज करेंगे कि सिर्फ चार्जिंग होगी, कैसे अरेंज करेंगे कि सिर्फ डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग होगी डिस्चार्जिंग होगी, उसको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा सबसे पहले हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कलेक्टिव सर्किट देखते हैं। देखें, ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सर्किट है, जिसमें एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है वो सीरीज में जुड़ी है, एक रेसिस्टर जिसकी रेसिस्टेंस R है। अब इन दोनों को हमने वोल्टेज सोर्स से अटैच किया जिसका वोल्टेज V है। ये उस वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इस सर्किट में आपको दो टर्मिनल्स मिलेंगे, एक टर्मिनल A, दूसरा टर्मिनल B,
और एक स्विच मिलेगा जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब चार्जिंग प्रोसेस कैसे होगा और से समझिएगा। हम क्या सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? चार्जिंग के लिए, कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए अगर आपने कैपेसिटर की चार्जिंग करनी है तो इस स्विच एस को इस टर्मिनल ए के साथ अटैच कर दें। रिपीट कर रहा हूं, चार्जिंग के लिए स्विच एस को टर्मिनल ए के साथ अटैच कर दें। अब कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करेगा और चार्ज इस रेसिस्टर आर के थ्रू होगा और फिर कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। किस तरीके से होगी वो हमने कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में समझा था। और इस तरीके से बेटा कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी। अब कैपेसिटर की चार्जिंग में हमने क्या किया उसको यहां राइट डाउन कर देते हैं। व्हेन switch S is set at terminal A, the RC combination is connected with battery of potential V starts charging the capacitor through resistor R। ये बेटा हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल समझ आ गई। अब बेटा डिस्चार्जिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है तो ये जो आपने बैटरी जोड़ी है इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो आपने बैटरी जोड़ी है इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है स्विच को टर्मिनल बी से जोड़ना है। अब ये जो बैटरी है ये ओपन सर्किट बन गया। अब ये आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है। इस प्लेट पर फर्ज कर लें पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज इस रेसिस्टर में से फ्लो करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्लेट में मौजूद नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बात सुन ले, कैपेसिटर रैपिड चार्ज नहीं होता बल्कि उस पर चार्ज ग्रेजुअली डिपॉजिट होता है। हमने कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में यह बात समझी थी। अब बेटा कैपेसिटर की चार्जिंग करनी थी तो टर्मिनल ए से स्विच को अटैच किया, डिस्चार्जिंग करनी थी तो टर्मिनल बी से स्विच को अटैच किया। तो यहां पर हम बेटा कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का सर्किट भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन स्विच एस इज सेट एट टर्मिनल बी, the capacitor starts discharging through resistor R। होप सो बेटा यहां तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में बेटा ये वाला टॉपिक जब शॉर्ट में आएगा तो जो पोर्शन आपसे पूछेगा आप उस पोर्शन का शॉर्ट क्वेश्चन उनको राइट डाउन करके दे सकते हैं। जो एमसीक्यू आपसे पूछेगा आप उस एमसीक्यू को आप उसको राइट डाउन करके बता सकते हैं कि इस एमसीक्यू का ये पॉसिबल आंसर है। अब बेटा
सर्किट डिस्कस करने के बाद चलते हैं ग्राफ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। मैंने आपको क्या बताया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड करती है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट पर। स्मॉल आरसी होगा प्रोडक्ट तो कैपेसिटर रैपिड चार्ज रैपिड डिस्चार्ज होगा, लार्ज आरसी होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग भी स्लो और डिस्चार्जिंग भी क्या हो जाएगी, स्लो। सबसे पहले मैं ये राइट डाउन कर रहा हूं, फिर ग्राफ से इसी बात को समझाता हूं। रिपीट करते हैं जी। स्मॉल वैल्यू ऑफ आरसी लीड्स टू more rapid charging and discharging। क्लियर है बात बेटा? आगे large value of RC leads to more slow charging and discharging। अब बेटा इसी बात को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास ग्राफ बना है जिसमें दो एक्सिस मौजूद हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टाइम रन कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल क्वांटिटी, वाई एक्सिस में चार्ज रन कर रहा है सेकंड वेरिएबल क्वांटिटी। यहां पर टाइम की वैल्यू भी जीरो, चार्ज की वैल्यू भी जीरो। इस पॉइंट पर चार्ज का डिपॉजिट होना जीरो था कैपेसिटर की प्लेट्स पर। ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की जब प्लेट्स के दरमियान में वोल्टेज इस V के बराबर था। ये बेटा उस चार्ज का 63% है जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स पर 63% इस Q0 का डिपॉजिट हुआ था। क्लियर है बेटा ग्राफ की? अब गौर से समझिएगा, यहां पर दो लाइंस हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। अगर रेड वाली लाइन जब 63% को टच करती है उसको एक्स एक्सिस से मिलाएं, मतलब टाइम एक्सिस से, तो यहां से लेकर यहां तक उसको जितना टाइम लगा उसको बेटा क्या नाम देंगे, टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे ना। तो बेटा समझ आ रही है बात? इसको 63% तक चार्ज होने में इतना टाइम लगा। अब ब्लू वाली लाइन को देखें, इसको 63% तक चार्ज होने में इतना टाइम लगा। तो बताइएगा किसका टाइम ज्यादा है? ब्लू वाली लाइन का। और आपको नजर भी आ रहा है ये स्लो चार्जिंग कर रही है। मतलब अगर आरसी स्मॉल होगी, स्मॉल आरसी, तो रैपिड चार्जिंग। अगर लार्ज आरसी होगी तो स्लो चार्जिंग। बात समझ आ रही है? अब बेटा हमने ये देखा कि ये ग्राफ किसका है? ये है बेटा ग्राफ फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर। क्लियर है बात बेटा? अब मैं आपको बता रहा हूं इक्वेशन फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने की इक्वेशन क्या है? ये हमारे सिलेबस में नहीं यूज होती, लेकिन इस इक्वेशन को आप इस डायग्राम से डिराइव करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करके, जो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। इस वजह से यहां पर इसका मैं प्रूफ नहीं समझा रहा, सिंपल सी आपने इक्वेशन समझनी है। और इस इक्वेशन को यहां समझाने का मकसद क्या है? आपको यह बताना कि वन टाइम कांस्टेंट 63% तक चार्ज डिपॉजिट कैसे करता है, और टू टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, 3 टाइम कांस्टेंट में कितना होगा, और कैपेसिटर को मुकम्मल चार्ज होने में कितने टाइम कांस्टेंट रिक्वायर होंगे।
अब बेटा इक्वेशन फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर को देखें। Q जो चार्ज डिपॉजिट होना है बराबर होगा Q नॉट जो मैक्सिमम चार्ज है 1 प्लस e की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये बेटा इक्वेशन है कैपेसिटर की चार्जिंग की। अब वन टाइम कांस्टेंट के लिए आपने इधर 1t पुट करना है, समझ रहे हैं। 1t बराबर है बेटा, हमने यहां पर पढ़ा RC के, क्योंकि टाइम कांस्टेंट RC है ना, तो वन टाइम कांस्टेंट में RC की वैल्यू कितनी होगी 1 RC। अब RC से RC कैंसल हुआ, e की पावर -1 बचेगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसको 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा बेटा, टाइम कांस्टेंट, और वो कितना निकलेगा 63%। क्लियर है बात बेटा? होप सो यहां तक बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। इसी तरीके से बेटा कैपेसिटर की वैल्यू 2 टाइम कांस्टेंट के लिए लेते हैं। पहले 1 टाइम कांस्टेंट के लिए निकली 63%। जब आप इधर 2 टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तो ऊपर 2 RC पुट करेंगे, RC से RC कैंसिल होगा, तो बेटा जो आंसर आएगा वो तकरीबन 2 टाइम t के लिए 63% से 85% तक जाएगा। समझ लें, 1 टाइम कांस्टेंट के लिए 63%, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 टाइम कांस्टेंट 63%, 2 टाइम कांस्टेंट 85% अप्रोक्सीमेटली, 3 टाइम कांस्टेंट 95% अप्रोक्सीमेटली, 4 टाइम कांस्टेंट 98% अप्रोक्सीमेटली, और 5 टाइम कांस्टेंट 99% अप्रोक्सीमेटली। जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर ऑलमोस्ट 99% चार्ज डिपॉजिट हो जाता है तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो चुका है। 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि कैपेसिटर को 100% चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। इस इक्वेशन में जब टाइम की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा बेटा, 100% आएगा। तो 100% चार्ज होने के लिए हमें कितनी बेटा टाइम चाहिए, इनफाइनाइट टाइम चाहिए। अब उसी तरीके से हम डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की बात करते हैं। तो यहां पर जो रेड लाइन है वो रैपिड चार्ज डिस्चार्ज हो रही है, ग्रीन लाइन थोड़ा देर में डिस्चार्ज हो रही है। तो यहां पर बेटा लार्ज RC, और ये क्या है बेटा, स्मॉल RC। तो कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होगा, कितना जल्दी डिस्चार्ज होगा, डिपेंड करता है प्रोडक्ट RC पर। स्मॉल RC होगा तो रैपिड डिस्चार्जिंग, रैपिड चार्जिंग। लार्ज RC होगा तो स्मॉल चार्जिंग और स्लो डिस्चार्जिंग। एक और बात समझ लें, 1 टाइम सेकेंड में कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज होता है, 63%, और कितना डिस्चार्ज होगा, 63%, और रिमेनिंग कितना बचेगा, 37%। अब चार्जिंग की इक्वेशन पढ़ ली, इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग भी देख लेते हैं। Q डिपॉजिट होने वाला, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज, E की पावर -T ओवर RC। ये इक्वेशन यूज होगी बेटा डिस्चार्जिंग के लिए। ऊपर वाली इक्वेशन यूज हुई है बेटा चार्जिंग के लिए। ये हमारा टॉपिक था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके साथ जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों की टेक्स्ट बुक में मौजूद 12.6 उसको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।